हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तमाम क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का सलूशन देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे पहला सवाल हमारा कहता है कि सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे √27 को गुना करने पे एक प्रकृत संख्या बन जाती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये प्रकृत संख्या कहते किसे हैं। तो दोस्तों, आसान भाषा में जानिए कि गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो ये शुरू होती है जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से तमाम संख्याएं प्रकृत संख्या कहलाती है। तो आपको ऑप्शन में ऐसे ऑप्शनों का चयन करना होगा जिसमें √27 यदि हम गुना कर देंगे तो वह एक प्रकृत संख्या प्राप्त होगी। तो पहला ऑप्शन से चलेंगे तो पहला ऑप्शन में √3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि √, सबसे पहले 27 दिया गया है, इसमें √3 से हमें गुना कर देना होगा। क्योंकि इसमें बोला गया कि गुना करने पे, देख लीजिए इसमें गुना करने पे क्वेश्चन में बोल दिया गया था। तो 27 में 3 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 होता है जो कि एक प्रकृत संख्या होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, √3। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि √7 कौन सी संख्या है। एग्जाम पेपर के ऑप्शन में मिलेगा पहला ऑप्शन परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रकृत संख्या। तो जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। वहीं पे वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर होता है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब √7 को देख लीजिए। तो दोस्तों, √7 को हम लोग p/q के रूप में, ऐसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। q का मान यहाँ पे 0 के मान के बराबर भी होता है और √7 का कोई भी एक वर्गमूल नहीं होता है, जिसके कारण ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सवाल कहता है कि बहुपद 4x² - 3 के शून्य क्या होंगे। शून्य कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो दिया गया है 4x² - 3 दिया गया है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x² बराबर लिखिएगा तो ये जो -3 है बराबर की तरफ जाकर +3 हो जाएगा। यदि आप x² बराबर 3 लिखते हैं तो 4 यहाँ पे गुना में है, बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा। उसके बाद में x पे स्क्वायर लगा हुआ है, यदि इसमें से आप स्क्वायर हटा दीजिएगा तो प्लस माइनस में इधर वाले संख्या पे रूट आ जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि x बराबर प्लस माइनस √3 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो हम सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए हम लोग प्लस माइनस √3/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब -√3/2 और प्लस √3/2 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 4 को हम लोग देख पा रहे हैं। दिया गया कि यदि बहुपद px में दिया गया x² + 7x + 10 के शून्यक α, β है, तो बहुपद α + β का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a का मान लिखेंगे। देखिए x² का गुणांक कोई भी संख्या ना होने के कारण इसका हमारा जो a का मान होगा 1 हो जाएगा। b का मान देख लीजिए, तो b का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके बाद c का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है α × β में α + β का मान। तो जैसा कि बहुपद वाले फॉर्मूला में आप सभी पढ़े होंगे कि α + β का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर -b/a होता है।
तो यही फार्मूला का यूज करके हम लोग माइनस फार्मूला में ऑलरेडी दे रखा है तो हम लोग माइनस लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए b का मान। दोस्तों b का मान 7 दे रखा है तो हम लोग 7 लिख सकते हैं। उसके बाद में a का मान, तो a का मान 1 है तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। -7 में 1 से भाग लगाइएगा तो ये -7 ही होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन 5 आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट है, अतः ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व जरूर करना सीख लीजिए। बोला गया कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्यक है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यदि आप a + b का मैथ बनाते होंगे इस प्रकार से, तो उसका जो एक फार्मूला आता है a² + b² प्लस में होता है 2ab। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हमें a² + b² चाहिए तो हम ऐसा लिखेंगे a² + b² और प्लस में जो 2ab है इसे हम लोग सेम टू सेम लिख सकते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस में 2ab है तो इधर हो जाएगा -2ab, तो यहाँ पे बचेगा a² + b²। इससे हमें ये पता चल रहा है कि α² + β² का जो फॉर्मूला होगा वो α + बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 × α × बीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना होगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। b का मान की बात करें तो ऑलरेडी -1 है तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। a का मान कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, ये कटा के अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 1 आ गया। उसके बाद में हमें निकालना होगा अल्फा × बीटा का मान, इसका फॉर्मूला c/a होता है। c का मान की बात करें तो यहाँ पे 4 दे रखा है, a का मान दोस्तों कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे। 4 में 1 से भाग लगा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग a + b का होल स्क्वायर, यानी हमें करना होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद में माइनस में होगा 2α × हो जाएगा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया है हमारा 1 आया है तो हम लोग 1 का इस प्रकार से स्क्वायर कर देंगे, -2 × अल्फा × बीटा का मान। दोस्तों अल्फा × बीटा का मान कितना है तो 4 है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा तो हम लोग 8 लिख सकते हैं। अब आप ही बताइए 1 में से 8 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है -7 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से x - 3y = 0, 2x - 4y = 10 का हल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। x - 3y = 0। दूसरा समीकरण है 2x, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे और प्लस है 4y = 10 है। इसे हम लोगों को विलोपन विधि से सॉल्व करना होगा। इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे। उसके बाद में देखिए x में 2 से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है हमारा 2x हो जाएगा और माइनस ये 3 दूनी 6x हो जाएगा, या 6y भी लिख सकते हैं, बराबर 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, नीचे वाला का ज्यों का त्यों उतार दीजिए, 2x + 4y = 10। अब इसे आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए ये प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए और ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए। ये प्लस 2x - 2x कट जाएगा और -6 और -4 मिलकर ये हो जाएगा -10y और बराबर में इधर ऑलरेडी -10 है, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 से 10 कटेगा 1 मरतबे। इससे हमें ये पता चलता है कि y का जो मान आएगा ना वो 1 आएगा। तो y का मान 1 आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन ऑप्शन बी में मिल रहा है y का मान 1। और इसी प्रकार से हम लोगों को x का मान भी निकालना होगा। x कैसे निकालिएगा तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ऑलरेडी आपका x का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला समीकरण से हम रखेंगे तो 2x - 6y है, तो लिखेंगे कि 2x - 6y और बराबर में है 0। तो 2x को 2x लिखेंगे, -6 × y का मान 1 है बराबर 0। यदि हम 2x बराबर लिखेंगे तो -6 में 1 से ना करेंगे तो 6 होगा, तो -6 बराबर को जाकर ये +6 हो जाएगा। x बराबर लिखेंगे 6 तो 2 गुना में है तो ये आ जाएगा भाग में, और 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कटेगा 3 मरतबे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि y का मान यदि हमारा 1 आया है तो x का मान 3 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए।
है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के विवेचक है तो समान मूल बीटा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे समान मूल बीटा का मान बोला गया है, तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला होता है b/2c, जिसे याद रखना होगा। क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि समांतर श्रेणी यानी एपी, जिसका पूरा नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, कहता है कि √2, √8, √18, √32 का सारवंतर क्या होगा। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है सारवंतर किसे कहते हैं, तो पहले तथा दूसरे पदों के अंतर को सारवंतर कहा जाता है। तो सारवंतर डी का जो फॉर्मूला होता है वो a2 माइनस a1 होता है। दोस्तों a2 का मान की बात करें तो √8 दिया गया है, तो आप यहाँ पे √8 लिख सकते हैं। माइनस a1 का मान, a1 की मान की बात करें तो √2 है, तो √2 लिखिएगा। अब यहाँ पे √8 को गुणनखंड करना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस √2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाएगा और 1 √2 आपका यहाँ पे बच जाएगा, और माइनस में यहाँ पे √2 को √2 लिखिए। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, 2 √2 में से √2 घटाइएगा तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे √2 आएगा। यानी 2 √2 में से ये √2 को आप 1 √2 भी समझ सकते हैं। तो 2 √2 में से 1 √2 घटाइएगा तो √2 ये ना बचेगा, तो √2 ऑप्शन ए में दिया जा चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 9 कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए का जो मान है वो -2 है, सारवंतर 2 है, तो तीसरा पद क्या होगा। तीसरा पद के मतलब a3 क्या होगा। दोस्तों तीसरा पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है a+2d होता है। a का मान जो है प्रथम पद -2 है, तो एक जगह पे -2 लिख सकते हैं, प्लस 2 गुने d का मान। दोस्तों d का मान यानी सारवंतर का मान 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि -2 को सेम टू सेम लिखिए, प्लस को प्लस लिखिए, और 2 में 2 से करने पे ये 4 हो जाएगा। अब आप ही बताइए -2 और +4 मिलकर कितना होता है। तो आसान भाषा में समझने के लिए मान लेते हैं कि यदि आपके पास 2 रुपया कर्ज है, कहीं से 4 रुपया आपको प्राप्ति होती है, तो कर्जदार को 2 रुपया दे भी दीजिएगा ना, तो 2 रुपया आपके पास शेष बचेगा जो कि प्लस में होगा। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन 10 यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा √2 के मान के बराबर है। तो √2 के मान के बराबर ये चारों ऑप्शनों को हमें चयन करना होगा। इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो √2 के बराबर हो सकता है। पहला ऑप्शन चलेंगे तो sin 60 दिया गया है। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा इसका मान √3/2 होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। ऑप्शन बी से चलेंगे तो sin 45 का मान तो आप सभी को मालूम होगा, 1/√2 होता है, जो √2 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी से चलेंगे तो sin 30 दिया गया है, sin 30 का मान 1/2 होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी से चलेंगे तो दिया गया है 1/sin 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे sin 45 का मान 1/√2। ये बड़ा वाला बटा यहाँ पे दिया गया है, इसे हमें गुना में चेंज करना होगा, तो 1 गुना √2 हो जाएगा, बटा में 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो केवल यहाँ पे √2 बचेगा। अतः हम कह सकते हैं कि √2 किसके बराबर है, तो 1/sin 45 डिग्री के मान के बराबर है। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 11 को जरा ध्यान से समझिएगा, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। आपसे ये पूछा गया है कि cot में कितने डिग्री का जो मान है वो 1/√3 के बराबर होते हैं। तो दोस्तों cot में जो 30 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है, तो √3 होता है। 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और cot में जो 60 डिग्री का मान होता है वही होता है 1/√3 के बराबर। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 60 डिग्री। और बोला जाएगा यदि tan थीटा बराबर 1/√3 हो तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 30 डिग्री हो जाता। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन जरूर आपको लगेगा, लेकिन आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैसे बनाइएगा यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कह रहा है कि cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर x cos 45 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x यानी x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो दोस्तों cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसे स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद में है माइनस cos 30 का मान, दोस्तों cos 30 का मान √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर लीजिए। और बराबर में है x गुने cos 45 डिग्री का मान, दोस्तों cos 45 का मान जो होता है ना वो 1/√2 होता है, फिर गुने साइन 45 दिया गया है, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है। इस एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर माइनस स्क्वायर से रूट कटेगा तो दोस्तों यहाँ पे 3 बच जाएगा, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, फिर x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। तो √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो √4 होगा, और √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि 1/2 माइनस 3/4 का बट्टा का घटाव बना देना है। दोस्तों 2 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और इधर x/2 था ना, इसे सेम टू सेम बता दीजिए x/2, इसे हम ऐसे बना सकते हैं, 2 में से 3 घटाइए -1 बचेगा, और बटा में कितना है तो 4 है, इधर है x/2, इसे हम घटा सकते हैं, 2 दूनी 4, तो x में 2 से ना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 1 मरते कटा है, 1 में -1 से गुना कीजिएगा तो आपका -1 आएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर -1, तो 2 जो यहाँ पे गुना में है बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा, यानी x का जो मान आ जाएगा वो -1/2 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब -1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए। क्वेश्चन 13 कहता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। यह एक ऐसा सवाल है जो 100% हम वादा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत जवाब मार के आ जाएंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना स्टूडेंट, तो जल्दी से क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान 1 डाल देते हैं, लेकिन ये सरासर गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, तब इसका मान 1 होता है, ना कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान 1 नहीं होता है। तो आप कैसे करेंगे कि यहाँ पे लिखिएगा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस दिया रखा है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 मानते हैं, तो दोनों में से हमें माइनस कॉमन करना होगा, तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस कर सकते हैं या माइनस भी हम कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा ऐसे, और इसे हम कोष्ठ में बंद करेंगे, बराबर में 1 है। अब इसका मान हमारा 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 200 लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जो माइनस यहाँ पे था ना ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हमें ये पता चल रहा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो -1 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल तो काफी सिंपल है, कहा जा रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर जरूर मालूम होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 1 होता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 15 कह रहा है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा होता है। तो आइए हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या इसे भी बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका करते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम लिख दिए हैं, नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan का एक फॉर्मूला आता है 1 बटा cot स्क्वायर थीटा, नीचे हम बटा का जोड़ बनाएंगे, और ऊपर वाले को 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को जेव का तेव लिखेंगे। नीचे देखिए 1 और cot स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसी हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 1 में 1 से गुणा करके देख लीजिए 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, और cot स्क्वायर थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। उसके बाद में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को जेव का तेव लिख दिए हैं, उसके बाद में ये बटा हटेगा तो गुना हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और ऊपर है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसे आसानी तरीके से यदि हम कटा देंगे तो प्राप्त हमारा जो संख्या होगा वह होगा cot स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल दे रखा है कि 4 sin 18 डिग्री इंटू सेक 72 डिग्री का मान क्या हो जाएगा।
तो आपको क्या करना होगा कि 4 साइन आप 18 डिग्री को तोड़ना होगा। तो कैसे तोड़िएगा, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 18 घटा लीजिए तो ऑटोमेटिक आपका 72 डिग्री आ जाएगा। इंटू सेक 72 को सेम टू सेम तोड़ दीजिए, सेक 72 का सेक 72 जैसे का तैसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि 4 को 4 लिखिएगा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों कॉस थीटा होता है। थीटा का मान 72 है तो 72 रहने दीजिए, इंटू सेक 72 को जेव का त्यों लिख दीजिए। अब आपको एक फॉर्मूला बताया जाता होगा कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 कोस का तो गुना इतना का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। 4 में 1 गुना करेंगे तो 4 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इस प्रकार से आप एक मीनार बना लीजिएगा और इस प्रकार से इसे मिला भी दीजिएगा। ये हमारा मीनार की ऊंचाई है, इसके दूरी के साथ बनाया गया जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसके जो ये दूरी है ना, ये कितना डिग्री का है, तो ये 100 मीटर दूरी पे स्थित है। हमसे मीनार की ऊंचाई बोला गया है, इसका नामांकन करेंगे, ए बी और सी करेंगे। दोस्तों हमसे पी का मान पूछा गया है, बी का मान ऑलरेडी दे रखा है। तो पी बटा बी किस में होता है, तो आप बोलेंगे सर 10 में होता है। कितने डिग्री से, तो 60 डिग्री से। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला पी बटा बी। 10 में 60 डिग्री का मान √3 होता है। पी का मान नहीं दे रखा है तो पी का पी लिखेंगे, और बी का जो मान है ना वो 100 दिया गया है तो 100 लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। P में 1 से गुणा करेंगे तो दोस्तों P हो जाएगा, 100 में √3 से गुणा करेंगे तो 100 √3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 कहता है कि 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो मीनार के आधार की दूरी क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से सेम टू सेम यही काम होगा इसमें भी वही काम होने वाला है। इसमें हम लोग बनाएंगे tan 30 डिग्री से, फॉर्मूला उतना ही होगा P बटा बी। tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है। उसके बाद में P का मान इसमें कितना दिया है, तो 10 दिया गया है, क्योंकि इसमें P का मान ऑलरेडी दे रखा है, इसमें दूरी बोला गया है, मीनार की ऊंचाई दिया गया है, दूरी पूछा गया है। और B का मान नहीं दिया गया है तो सेम टू सेम लिखेंगे। 10 में √3 से गुणा किया जाता है तो 10 √3 हो जाता है। B में 1 से गुणा करने पे B हो जाता है, यानी मीनार के आधार की जो दूरी होगी वो 10 √3 मीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 कर रहा है कि बिंदु 5,-2 को x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी। सबसे पहले एक इस प्रकार से कार्तीय तल बना लीजिएगा। इधर के जितने बिंदु होते हैं ना, ये तमाम बिंदु माइनस में होते हैं, ये इस प्रकार से माइनस में होते हैं। इधर वाला ये माइनस में होते हैं, ये -1 -2 -3 होते हैं। इधर का जो पार्ट होता है ये पूरा प्लस में होता है, 1 2 3 होता है, फिर 1 2 3 होता है। इसे हम लोग इसे y कहते हैं, या इसे हम लोग x कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे x डैश कर लीजिए, इसे y कीजिए, इसे y डैश कर लीजिए। अब बोला गया है कि बिंदु 5,2 5 इसमें से देख लेना है, x में से, और -2 इधर से आना है। तो 5 का -2 में आइएगा तो कह रहा है कि x से ये कौन सा बिंदु पड़ेगा, तो x से इसका जो दूरी पड़ेगा ना तो ये -2 ही पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब -2 हो जाएगा। फिर इसी सवाल में बोल दिया जाता कि बिंदु 5 का -2 में भुज का मान क्या हो जाएगा, तो भुज बोला जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, x को हमेशा भुज बोला जाता है और y को हमेशा क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे x पहले वाला होता है, y दूसरे वाला। कोटि पूछा जाएगा तो -2 हो जाएगा, भुज बोला जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। कहा जा रहा है कि बिंदु -5 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी बिंदु दोनों प्लस में है तो समझ लीजिए प्रथम चतुर्थांश में है, दोनों माइनस में है तो समझ लीजिए तीसरा चतुर्थांश में है, पहले माइनस बाद में प्लस है तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, पहले प्लस बाद में माइनस ये आपका दूसरा हो जाएगा और ये आपका चौथा हो जाएगा। ये तमाम बिंदुओं को याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 नंबर का फिक्स है। इस प्रकार से मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बोला जाएगा कि बिंदु -5 का -3 की चतुर्थांश में है, तो जब दोनों में माइनस लगा रहे तो समझ लीजिए कि आपका तीसरा चतुर्थांश होगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 करता है कि बिंदु ए कोमा बी और माइनस ए कोमा बी के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो दूरी ज्ञात करने का आसान फार्मूला ए टू माइनस ए वन, ये वाला जो फार्मूला आता है देखिए ए टू माइनस ए वन, उसके बाद में होता है देखिए हम फिर से यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर होता है और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है, यही ना होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही होता है। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें मान बैठाना होगा। दोस्तों मान कैसे बैठाइएगा, x2 का मान यहाँ पे माइनस ए है तो लिखिएगा माइनस ए, माइनस x1 का मान यहाँ पे ए दे रखा है तो ए लिखिएगा, इसका कर दीजिए स्क्वायर, प्लस y2 का मान की बात कीजिएगा तो माइनस बी दिया गया है, फिर माइनस y1 का मान की बात कीजिएगा तो बी दे रखा है तो बी का स्क्वायर कर लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए माइनस ए और माइनस ए मिलकर माइनस टू ए हो जाएगा, इसका करना होगा स्क्वायर, फिर माइनस बी और माइनस बी मिलकर माइनस टू बी हो जाएगा, इसका भी करना होगा स्क्वायर। दोस्तों माइनस का स्क्वायर प्लस होता है यानी दो का स्क्वायर दो दूनी चार हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस फिर माइनस दो का स्क्वायर दो दूनी चार होता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में यहाँ पे चार कॉमन मिल रहा है तो चार हम कॉमन कर लेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। चार का दोस्तों वर्गमूल हो जाता है दो, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई वर्गमूल ना होता है, इसके बाद इसे हम और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन में देखेंगे ना तो टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन सी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 22 कहता है कि आकृति में डी समानांतर बी सी, तो ए डी बराबर 4 सेमी है, बी डी बराबर देखिए यहाँ पे जो ए डी का मान है ना ये 4 सेमी है, बी डी का मान यहाँ पे 6 सेमी है, ए ई का जो मान है वो 5 सेमी है। हमसे पूछा गया इसी का मान, इसका मान हमें ज्ञात करके बताना होगा। तो दोस्तों थेरस पर में आप सभी याद किए होंगे कि किसी समानांतर त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेरस प्रमेय का जो फॉर्मूला कहता है कि ए डी बटा डी बी बराबर में होना चाहिए ए ई बटा ई सी के, यही फॉर्मूला की सहायता से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ए डी का मान है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 दे रखा है तो 4 लिखिएगा, डी बी का मान 6 है तो 6 लिख दीजिए, फिर बराबर में आप यहाँ पे बराबर दे सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद में कीजिएगा। ए ई का मान 5 दिया है, इसी का मान हम लोग x मान लिए हैं, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। x में 4 से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 4x हो जाएगा, 5 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 पचे 30 हो जाएगा। इसे आप x बराबर 30 गुना 4 है तो भागा 4 लिख सकते हैं, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 15 बटा 2 आएगा। तो 15 बटा 2 तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब क्या कीजिएगा, तो ऐसा कीजिए 15 में 2 से भाग लगा दीजिए तो 7.5 दूनी 15 होता है, यानी 7.5 दूनी 15 होता है। तो 7.5 सेमी ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए, कह रहा है कि यदि एक समानांतर एम हो तो x का मान बताइए। तो ऐसा कीजिए 20 में 10 को जोड़ लीजिए तो ये 30 जाएगा, और 3x में 2x जोड़ लीजिए तो ये 5x जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 और 10 30 होता है और 3x और 2x मिलकर 5x होता है, तो ये 6 पचे 30 जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बिंदु P में दे रखा है -2, -8, Q में दिया गया है -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा। मध्य बिंदु देखिए यहाँ पे जो मान होता है x1 का होता है, दूसरा y1 का होता है, उसी प्रकार से x2 दूसरा y2 का हो जाता है। अब मध्य बिंदु में फॉर्मूला जो होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, और y बराबर होता है हमारा y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। इसी फॉर्मूला के माध्यम से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। x1 का मान दोस्तों -2 है तो आप यहाँ पे -2 लिखिएगा, प्लस x2 का मान यहाँ पे -6 है तो प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पे -6 हो जाएगा बटा 2, अब -6 और -2 मिलकर -8 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ये कट के हमारा -4 आ गया है। अब y वाला पे ज्ञात करेंगे तो y1 का मान, दोस्तों y1 का मान -8 है, अब प्लस y2 का मान यहाँ पे -4 है, तो प्लस और माइनस के बदले में यहाँ पे हम लोग -4 लिख सकते हैं, और बटा में 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे।
अब आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी संख्या के पहले माइनस हो और बाद में माइनस हो तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, लेकिन हम लिखते हैं माइनस में। तो 8 और 4 12 हो जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे इसे -12 और बटा में यहाँ पे 2 लिख लीजिए। तो 12/2 कट के ये कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 6 आएगा, जो कि माइनस में होगा। तो पहले हमारा -4 आ गया है, उसके बाद -6 आ गया है। तो -4 -6 ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 25 यहाँ पे कर रहा है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में कोण A का मान 50 डिग्री, कोण B का मान 70 डिग्री, कोण C का मान 60 डिग्री है। उसी प्रकार से कोण D का मान 60 डिग्री, कोण E का मान 70 डिग्री, कोण F का मान 50 डिग्री है। तो बोला गया कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FED हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पे 25 तक के मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके भी फ्रेंड इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। तो आप यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हम लोगों को एक अलग सा मोटिवेशन देखने को मिलता है और हमें आगे आने वाली वीडियो का बनाने का बेसब्री से हम लोग आप लोग भी इंतजार करते हैं और हम लोग भी जी जान लगाकर उसके लिए मेहनत करते हैं। तो जल्दी से यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द मिलेंगे इसी प्रकार से कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का इंपोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्रों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।